Hello students, welcome back for another session of accounting equation. I hope कि जितना हमने अभी तक रेस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा है वो आप सबको क्लियर होगा. आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं लेकर आई हूँ. मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस ही लेकर आई हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट विशेष लेन देन जिन्हें हमें समझना है. हमने क्रैम नहीं करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना है, हमने समझना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हमें आज बताई गई हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है और क्यों इफेक्ट पड़ता है. तो बेसिकली यहाँ आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमें जो ट्रांजैक्शंस मैंने आपको कवर करवानी है उनका क्यों का आंसर भी आपको साथ में मिलेगा कि क्यों इस इफेक्ट का इस तरीके से असर पड़ता है बेसिकली. तो हम स्टार्ट करेंगे. हमारी फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है या जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमने देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका क्या असर पड़ता है वो है एक्रूड इनकम. देखो, एक्रूड इनकम होती है अर्जित आय. यह वह आय होती है जो दे तो हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है अभी. देखो, इस बार आपके बेनिफिट के लिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस कवर की हैं, हिंदी भी एंड इंग्लिश भी. So basically in English we can say an accrued income is an income which has become due but it has not yet been received. ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो चुकी है, दे तो हो चुकी है लेकिन हमें अभी मिली नहीं है. अब देखो, क्योंकि ये इनकम है और हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल में कोई भी इनकम हो तो उसे हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो देखो, मैंने लिखा है कि क्योंकि ये इनकम है, क्योंकि यह एक आय है तो इसे कैपिटल में प्लस कर दो. और यह दे हो गई है और ड्यू भी हो चुकी है. जो चीज ड्यू हो गई है इसका मतलब उस पर हमारा हक हो गया है. तो इसलिए क्या किया जाएगा, इट विल बी एन एसेट. सो इट इज एन एसेट नाउ. तो इसे एक अलग हेड बनाकर एसेट्स में शो करेंगे. तो अगर मैं बेसिकली बात करूं एक्रूड इनकम की, तो एक्रूड इनकम के जो दो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे. एक तो इसे एसेट्स साइड पर अलग से हेड बनाकर एक्रूड इनकम, जो भी इनकम का नाम है, लाइक एक्रूड कमीशन है या अगर रेंट रिसीव्ड का केस है तो एक्रूड रेंट हो जाएगा. जो भी हमें इनकम दे रखी है उसका एक अलग हेड बनाकर हम एक बार एसेट्स साइड पर शो करेंगे. और दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा, कीपिंग इन माइंड द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दूसरी साइड इसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट, एडवांस इनकम. एडवांस इनकम क्या होती है जी. देखो, अभी टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ था, आपको ये इनकम पहले मिल गई, एडवांस में मिल गई. तो एडवांस इनकम क्या है बेसिकली, इट इज अनएक्सपायर्ड इनकम्स. यह अग्रिम आय है. यह वह आय होती है जो अभी दे नहीं हुई है पर हमें पहले ही मिल गई है. इनकम ड्यू बट income not due but received in advance. income which has not yet been due, जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमें एडवांस में मिल गई है. तो देखो, जो चीज अभी ड्यू ही नहीं हुई थी तो इसका मतलब हमारा उस पर अभी कोई हक ही नहीं हुआ है लेकिन हमें ये मिल गई है. तो इसका मतलब कैश तो बिजनेस में आया है. अब कैश क्या होता है, एसेट होता है. तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमें इसका क्या असर बता रखा है. देखो क्या असर होगा. तो इसके जो दो इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे. एक तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैश आया है तो इसका मतलब एसेट्स साइड पर हम कैश की फॉर्म में अगर ये मिली है तो कैश के हेड में इसे ऐड कर देंगे. अगर ये पेमेंट हमें, अगर ये इनकम हमें बैंक के थ्रू रिसीव हुई है तो हम इसे बैंक में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट देखो क्या होगा. अब जो चीज अभी तक ड्यू नहीं हुई है हम उसे असलियत में एक्चुअली अपनी एसेट नहीं मान सकते हैं. तो इसलिए जब तक वो हमारी नहीं हो जाती हम मानकर चलेंगे कि सामने वाला बंदा आकर हमसे वो वापस भी ले सकता है. ठीक है, तो जब तक वो हमारी नहीं होगी तब तक हमने उसे अपनी ट्रू एसेट नहीं मानना.
हम ये मानकर चलेंगे कि सामने वाला बंदा आकर अगर वापस मांग ले इसे तो हमें देना पड़ सकता है, तो इसलिए इट विल बी टर्म्ड एज लायबिलिटी। तो इसलिए इसे दूसरा इफेक्ट जो हम देंगे वो लायबिलिटीज साइड पर देंगे, एक अलग से सेपरेट हेड बनाकर, ठीक है। इसलिए एक साइड ये एसेट में आएगा और एक बार ये लायबिलिटीज में आएगा, अलग हेड बनकर। नाउ कम टू दी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो ध्यान से समझो, आउटस्टैंडिंग, आउट का मतलब होता है बाहर और स्टैंडिंग का मतलब है खड़े हैं, ठीक है। आपकी फैक्ट्री के गेट के बाहर भाई कुछ मजदूर खड़े हैं, कुछ लेबर खड़ी है और वो आपको कह रही है कि हमें हमारे पैसे दे दो, हमें हमारे पैसे दे दो। इसका मतलब वो आपके लिए काम कर चुके हैं। सो दीज आर दोज एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुके हैं लेकिन आपने उन्हें अभी तक पे नहीं किया है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं अदत्त व्यय, ड्यू बट नॉट पेड, बिकॉज ये एक्सपेंसेस हैं तो इनके लिए साथ में वर्ड पेड यूज किया जाएगा। यह वह व्यय होते हैं जो देय हो चुके हैं पर जिन्हें अभी चुकाया या जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया है। सो दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट दे आर स्टिल पेंडिंग टू बी पेड, ठीक है। अब देखो जो चीज अभी भी पेंडिंग है पे करने के लिए, इसका मतलब आई एम लाइबल टू पे दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जो चीज के लिए मैं लाइबल हूं तो वो मेरी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। तो देखेंगे इसके क्या दो इफेक्ट्स हैं। देखो इसके दो प्रभाव क्या है। क्योंकि यह एक व्यय है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी इसका भुगतान नहीं हुआ है इसलिए हम इसे लाइबल हैं पे करने के लिए, उत्तरदायी हैं। लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना, तो हम उत्तरदायी हैं इन्हें पे करने के लिए, इसलिए इन्हें लाइबिलिटीज में एक अलग हेड बनाकर शो किया जाएगा। तो इट विल इंक्रीज माई लाइबिलिटी, ऑन दी अदर हैंड इट विल डिक्रीज माई कैपिटल। तो ये इसका इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट लाइबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड पर ही होगा, एसेट वाली साइड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो प्रीपेड, फिर से इसमें दो वर्ड्स हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पूर्व, और पेड का मतलब होता है पेमेंट कर देना, समथिंग विच वी हैव पेड, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट, वो थे ड्यू लेकिन नॉट पेड, यहां पर नॉट ड्यू के साथ लग गया, तो एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। पूर्वदत्त व्यय, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक ड्यू नहीं हुए थे लेकिन पे कर दिए हैं, तो यह वह व्यय होते हैं जो अभी दे नहीं हुए, ड्यू नहीं हुए थे लेकिन इन्हें पहले ही चुकाया जा चुका है। तो जो चीज अभी तक दे नहीं हुई थी, इसका मतलब मैं उसके लिए लाइबल भी नहीं थी, तो जब तक वो दे नहीं हो जाती तब तक मैं उन्हें अपनी एसेट मानूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? अब क्योंकि इन्हें पहले चुकाया गया है, क्योंकि ये एडवांस में पे किए गए हैं, तो हमारा कैश या बैंक तो कम होगा। इसका मतलब कैश और बैंक क्या नाम आया? एसेट का नाम आया। तो इसका मतलब एक इफेक्ट इसका किस पर पड़ेगा? एसेट पर पड़ेगा, और एसेट क्या होगी? माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब तक व्यय दे ना हो, इसका मतलब ड्यू ना हो, तब तक उस चुकाई गई राशि पर बिजनेस का ही हक होता है। तो दूसरा इफेक्ट इसका फिर से एसेट में ही आएगा। जिस चीज पर हमारा हक हो, जिस चीज पर हमारा हक हो वो हमारी एसेट होती है, इसलिए एसेट्स में ही इसे अलग हेड बनाकर हम शो कर देंगे। तो फिर से इस ट्रांजैक्शन का असर एसेट साइड पर ही पड़ेगा। कैश या बैंक में से ये कम हो जाएगा और एक अलग हेड बनकर हम इसे प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब देखो इसके लिए ना मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ध्यान से इन एरोज को देखो कि कौन सा एरो क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था, वी हैव स्टडीड, वी नो अबाउट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस को क्या देता है, वो कैपिटल देता है, पूंजी देता है। तो अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसा लिया है कैपिटल की फॉर्म में, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो उस कैपिटल पर उसे क्या पे करे, इंटरेस्ट पे करे। ठीक है, तो हम इसको, इसी डायग्राम को हम थ्योरी में पढ़ेंगे। पूंजी एक प्रकार का ऋण है, ऋण का मतलब होता है लोन। ठीक है, कैपिटल इज अ काइंड ऑफ लोन जो व्यवसायी अपने व्यवसाय को दे रहा है, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को दे रहा है। तो इसलिए व्यवसाय बदले में पूंजी पर ब्याज व्यवसायी को देगा। ठीक है, तो बिजनेस क्या पे करेगा बिजनेसमैन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो मैंने क्या बोला, देगा, पे करेगा। तो समथिंग विच इज पेड बाय बिजनेस इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा बिजनेस के लिए, एक्सपेंस बन जाएगा। तो अब आपको एक ट्रीटमेंट पता चल गई कि इसे कैपिटल में से माइनस करना है, क्योंकि हम एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। अब फिर से ध्यान से देखो, ध्यान देने वाली बात, ध्यान दें, कभी भी बिजनेसमैन को अलग से नकदी में यानी कि कैश की फॉर्म में पेमेंट नहीं करता है। जो व्यवसायी से कटौती काटनी है वह पूंजी में से घटा ली जाएगी, और जो व्यवसायी को देना है वह उसके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि कभी भी बिजनेसमैन को सेपरेटली कैश नहीं देता है। वो जो चीज बिजनेसमैन से चार्ज करने वाली हो वो उसके कैपिटल अकाउंट में से काट लेता है, तो उसका मतलब कैपिटल का बैलेंस उस वक्त रिड्यूस हो जाता है। एंड जब बिजनेस ने व्हेन बिजनेसमैन इज सपोज टू गेट समथिंग फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, जब बिजनेस ने बिजनेसमैन को पे करना है कुछ, तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन के लिए एक तरीके की इनकम बन जाएगी, तो वो उसके पूंजी खाते में ही जोड़ दी जाती है, उसके कैपिटल अकाउंट में ही जोड़ दी जाती है। तो इसलिए अब इसका इफेक्ट देखो क्या आया। देखो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल में से माइनस होगा, और अब यहां पर भी मैंने आपको यही चीज बताई है कि भाई ये बिजनेसमैन को पे कर रहा है, और यहां पर बिजनेसमैन के पूंजी खाते में हमने इसे जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? जो व्यवसायी को बिजनेसमैन ने देना है। यहां पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दे रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो इन दी नटशेल, इन दी क्रक्स अगर हम बात करें तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके जो दो इफेक्ट्स हैं वो दोनों इफेक्ट्स ही उसके कैपिटल में आएंगे। यानी कि एक बार तो कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, और एक बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना हमने फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल किया है, तो ऐसा ना हो कि हम इस ट्रांजेक्शन को क्वेश्चन पेपर में या पेपर में स्किप ही कर दें। शो करना है कि प्लस माइनस इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या असर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। आंसर सेम ही आ जाए चाहे, लेकिन फिर भी हमें जरूर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो आज की लास्ट ट्रांजैक्शन जिसको मैंने डिस्कस करना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज। देखो फिर से मैंने उसी तरीके की डायग्राम बनाई है, सिमिलर है, लेकिन इस बार जो एरोज बना के मैंने ये लिखा है वो कुछ अलग है। ठीक है, इस बार बिजनेसमैन को ड्राइंग्स दे रहा है, और बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा यूज करने के बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को
पे कर रहा है। अब बिजनेस को कौन पे कर रहा है? बिजनेसमैन। इसका मतलब बिजनेस रिसीव कर रहा है कुछ। तो देखते हैं कि अब ये क्या है। आहरण एक प्रकार का ऋण है जो व्यवसायी से ले रहा है। तो ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ लोन जिसको जरूरत पड़ने पर बिजनेसमैन बिजनेस से ले रहा है। तो इसलिए व्यवसाय को व्यवसायी से, बिजनेस को बिजनेसमैन से आहरण पर ब्याज एक इनकम के रूप में, एक आय के रूप में प्राप्त होगा। अब आय है तो आय को क्या करना है हमने? ऑब्वियसली है कि कैपिटल में ऐड करना है। ठीक है, आय को हमने ऐड करना है। अब इस आय को एक कटौती के रूप में व्यवसाय की पूंजी में से काट लेगा। हमने अभी अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है कि जो बिजनेस ने बिजनेसमैन से काटना है, लेना है, वसूल करना है, वो पूंजी में से काट लेता है। जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना होता है, ठीक है, वो उसके कैपिटल में ऐड कर देता है। ठीक है, पिछली बार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो उसे देना था तो इसलिए वो ऐड कर दिया गया था। इस बार जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो उससे हमने आय की फॉर्म में चार्ज करना है, लेना है, तो इसलिए वो उसके कैपिटल अकाउंट में से काट देगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी दोनों प्रभाव कैपिटल में ही होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी दोनों इफेक्ट जो हैं वो कैपिटल में ही होंगे। एक बार कैपिटल में ऐड हो जाएगा और एक बार कैपिटल में से ही माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, सो गाइज रिमेम्बर, मैंने आपको आज 6 ट्रांजेक्शन्स करवाई हैं। एक करवाई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दूसरी सेकेंड लास्ट आपको मैंने करवाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने आपको करवाई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन आपको बताए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और मैंने आपको बताई हैं एडवांस इनकम एंड accrued income. So these were some of the transactions जो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ हमें +1 में जो आगे आने वाला फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई हैं, देन आई कैन डेफिनेटली से दिस थिंग कि आपको आगे चलकर फाइनल अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप कि आपको मेरा ये वाला सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।